देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BESC 134 अभ्यास के रूप में शिक्षा। ये आपका सेकेंड ईयर की बुक रहेगी, एजुकेशन की रहने वाली है। इसमें अगर मैं बात करूं जितने भी आपके चैप्टर हैं 16-17 चैप्टर हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, टोटल 17 चैप्टर हैं और 17 के 17 में से थोड़े थोड़े जरूर देखेंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से पास हो सके और एग्जाम में आपको मार्क्स भी ठीक ठाक मिल जाए। ठीक है, लेकिन मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा बस। ठीक है, तो देखिएगा हमारा पहला चैप्टर क्या है, अभ्यास के एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा। ठीक है, यानी हम शिक्षा को एक अभ्यास के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले बात की गई है दार्शनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का रूपांतरण कैसे होता है, कोई भी सिद्धांत कैसे बनता है। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे पाठ्यचर्या निर्माण और उसका हस्तांतरण, इसको हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता भाई, पाठ्यचर्या निर्माण और उसका हस्तांतरण कैसे है। दूसरा हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे सूक्ष्म तथा बेहद स्तर पर शोध क्या। तो सूक्ष्म मतलब होता छोटा, सूक्ष्म स्तरीय शोध यानी छोटा शोध मतलब होता किसी चीज की जब हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, और बृहद का मतलब होता बड़ा। तो छोटा शोध क्या, छोटी रिसर्च किसको कहते हैं और बड़ी रिसर्च किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं जैसे शिक्षा क्या होती है। शिक्षा तो बारे में आप सबको पता होगा, जो शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन जो वर्ड है ना, ये कह सकते हैं लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, लैटिन शब्द से बना, और एजुकेशन का अगर हम मतलब की बात करें तो प्रशिक्षित करना या ढलना होता है। ठीक है, यानी एक लैटिन शब्द है या बाहर ले जाना कहते हैं। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं शिक्षा केवल सीखने या ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा का मतलब सीखना और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि यह कौशल यानी स्किल को, समझ रहे हो। देखो मोस्टली हम लोग कहते हैं कि भाई जो शिक्षा वो क्या करती है, सीखना और ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन शिक्षा सीखने तक और ज्ञान प्राप्त करने तक ही नहीं होती है, बल्कि जो शिक्षा है वो हमारे कौशल को, हमारे दृष्टिकोण मतलब होता सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया, आप समझ रहे हो। एक अनपढ़ आदमी के सोचने का नजरिया और एक जो शिक्षित व्यक्ति है उसके सोचने के नजरिए में फर्क लाती है। आप समझ रहे हैं, ये कौन करता है, शिक्षा करती है। ठीक है, शिक्षा सिर्फ सीखने तक या कह सकते हो कि ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा के जरिए आदतें भी बदलती हैं और एक प्रकार से व्यक्ति का समग्र पोषण का मतलब होता है व्यक्ति का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, हर प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, यानी शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण को बदल देगी, यानी उसका जो समाज है बदल जाएगा। एक चीज आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है अलग है भाई, समाज में उसके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका अलग है। ठीक है, और शिक्षा के जरिए क्या, आपका मनोवैज्ञानिक यानी आपका जो माइंड सेट है वो भी क्या करती है, शिक्षा बदल देती है। शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों और विचारकों ने शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को अलग परिभाषित किया है। कुछ लोग शिक्षा को बहुविषयक मानते हैं जबकि कुछ लोग अंतर विषयी क्षेत्र में। हालांकि शिक्षा का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण इसे क्षेत्र के रूप में मानता है, जो शब्द के उत्पन्न। देखो शिक्षा को लेकर के कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा जो है बहुविषयक है, यानी इसमें बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारा है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अंतर विषयी है, यानी इंटरनल की बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा को एक क्षेत्र के रूप में समझने का प्रयास रिचर्ड पीटरसन ने बल देकर के कहा, शिक्षा एक स्वायत्त अनुशासन नहीं है बल्कि राजनीति की क्षेत्र की तरह है, जहां इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के विषय का अनुप्रयोग है। यानी कह रहे हैं कि शिक्षा कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि जो शिक्षा है, शिक्षा में इतिहास भी है भाई, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान भी है और समाज शास्त्र है, इनका यूज है। शिक्षा
कहने का मतलब ये बता रहे हैं शिक्षा ऐसी उपयोगी है। शिक्षा यानी अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, अगर आप फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो, अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, अगर आप समाज सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप इसका यूज भी करते हुए दिखेंगे। यानी शिक्षा ऐसी नहीं है कि आपने भाई शिक्षित हो लिया आपको नॉलेज हो गई, यानी नॉलेज नहीं है बल्कि इसका आप प्रैक्टिकल यूज भी है। समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकली आप इसको यूज भी कर सकते। ये कौन कह रहा है? रिचर्ड पीटर कहता है। ठीक है, एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे विषयों की बुनियादी सिद्धांत है। यानी शिक्षा का जो मेन सिद्धांत बना है उसमें सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र भी है, राजनीतिक विज्ञान है, मनोविज्ञान। यानी शिक्षा कह सकते हो कि कई सारी चीजों से मिलकर के शिक्षा में समाज के बारे में भी है, राजनीति के बारे में भी है, आपकी सोच बदल देगी। यानी फिलोसफी भी आप शिक्षा में देखेंगे। तो शिक्षा जो है वो कई सारे बिंदुओं को लेकर के बात करती है। ठीक है, शिक्षा एकल विषय की बात नहीं करती, एक दृष्टिकोण की बात नहीं करती है। शिक्षा जो है भाई बहुविषयक है। यानी बहुविषयक का मतलब होता है कि वो हर प्रकार के विषय को अपने आप में समाहित की हुई है, कह सकते हो। समझ रहे हो, इस बात को यहां पर कहा जा रहा है। और शिक्षित जो व्यक्ति होगा वो क्या, उसका दृष्टिकोण क्या करती है? शिक्षा बदल देती है। यानी आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने समझने का जो तरीका होगा यह पूरा बदल जाता है। आप समझ रहे कि अगर कोई भी शिक्षित व्यक्ति होगा। अब हम लोग बात करेंगे पाठ्यचर्या निर्माण और उसका हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है कि कोई चीज हो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दे दी जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण। अब बात करेंगे भाई पाठ्यचर्या क्या होती है। एक चीज मैं बता दूं, स्कूल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या का मतलब ये नहीं कि जो बच्चे कॉपी किताब पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा हो उसको वो भी यानी पाठ्यचर्या में भाई प्रेयर आती है, स्कूल में जो कुछ अंडर में हो रहा सब चीज पाठ्यचर्या नहीं, इसको कह सकते करिकुलम में ऐड रहता है। ठीक है, हमने शिक्षा की नीति निर्माण के महत्व और संविधान के इसके अविभाज्य संबंधों की चर्चा की है। यानी अब हम लोग विद्यार्थी अधिगम के केंद्र बिंदु है। यानी शिक्षा में विद्यार्थी जो अधिगम करता है, अधिगम मतलब सीखना, ठीक है, इसके केंद्र बिंदु में है, खासतौर से अगर हम लोग बात करें। ठीक है, पाठ्यचर्या एक लिखित योजना है जो अधिगम को प्रबंधित। पाठ्यचर्या क्या बताती? पाठ्यचर्या से पता चलता है कि भाई स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होगी, जो लिखाई होगी, ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी चलेगा वह एक योजना है। यानी प्लान करके की जाती है शिक्षा। अरे शिक्षा तो प्लान्ड है ना भाई, पहले फर्स्ट ईयर यानी पहले क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, दूसरी क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, तीसरी क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, इतिहास कितना पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस कितने, यानी कौन सा विषय कितना पढ़ाया जाएगा, ये पहले से क्या रहता है, बना रहता ना। समझ रहे हो, पाठ्यचर्या तो ऐसे ही बनती ना। अरे भाई स्कूल का जो सिलेबस है, समझ रहे हो, स्कूल का सिलेबस जो बनता है उसको तैयार किया जाता है ना, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, यानी इस शिक्षा में अगर आप देखेंगे पाठ्यचर्या का हम लोग निर्माण करते हैं। यानी स्कूल में पहली क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ेगा, इसको क्या बनाया जाता, आप लोग समझ रहे हैं। यानी पाठ्यचर्या शब्द लैटिन क्रिया से उत्पन्न है जिसका अर्थ है दौड़ना, इसलिए इसकी संज्ञा पाठ्यचर्या के मोटे तौर पर रेस कोर्स में परिवर्तित करना है। इसकी उत्पत्ति के अनुसार परिभाषित करते हैं तो पाठ्यचर्या एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कोर्स है। पाठ्यचर्या के जरिए आप किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ना। समझ रहे हो, पाठ्यचर्या क्या है कि व्यक्ति के हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो ये एक लड़का है जी, ठीक है, पहली क्लास में उसको हमें पढ़ाना है तो कहां तक उसको पहुंचाना है। पाठ्यचर्या के दौरान हम क्या निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यानी फर्स्ट ईयर, यानी जैसे मान लीजिए कि आप लोग बीए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर की पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाएगी कि उसको हम कहां तक पहुंचाना चाहते हैं उस बच्चे को, आप समझ रहे हैं, इस आधार पे पाठ्यचर्या बनती है। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट करके पाठ्यचर्या बनती है। यानी जो स्कूल का सिलेबस होगा, जो कॉलेज का सिलेबस होगा, किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, उसको हम क्या करते हैं, उसका जो निर्माण करते हैं, उसको जो बनाते हैं, उसके निर्माण में इस चीज को शामिल किया जाता है कि भाई आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के अनुसार हम पाठ्यचर्या को बनाते हैं। भाई इसको हिस्ट्री कितना पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस कितना पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स कितना पढ़ाना है, और कितना पढ़ाना ही नहीं, क्या क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये भी होता पाठ्यचर्या निर्माण में। ठीक है, इतिहास तो बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है इतिहास,
ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, हिंदी में क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, या आपको जैसे हम लोग बात करें जैसे सदाचार होता है या बहुत मोरल एजुकेशन है, इस टाइप की चीजें जो आपको पढ़ानी है, हम सब चीज को देख करके पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, पाठ्यचर्या निर्माण। अब बात करें, एक पाठ्यचर्या निर्माण में 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। कोई भी जो पाठ्यचर्या बनती है दार्शनिक यानी इसमें फिलोसफी जरूर होगी, ठीक है। क्या होती है, कोई भी अगर पाठ्यचर्या बनती है उसका निर्माण किया जाता है वो दार्शनिक होती है, और सोशल सामाजिक भी होगी भाई, ठीक है, समाजशास्त्रीय सामाजिक रूप भी उसमें हम लोग देखेंगे कोई पाठ्यचर्या बनेगी। और देखो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो भाई उसको पढ़ने से बच्चे का माइंड कितना डेवलप हो रहा है आप समझ रहे हो। जैसे पहली क्लास का बच्चा है तो हम लोग इस बात को भी देखेंगे उसका मनोविज्ञान भी बढ़े, उसके सोचने समझने का तरीका बढ़ेगा, साथ में वो समाज के रूप में क्या देख रहा, दार्शनिक मतलब वो आगे की चीजों को कितना रिलेट कर पा रहा, सोच पा रहा ना, उसकी बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। पाठ्य यानी किसी भी क्लास का जो कैरिकुलम बन रहा है, समझ रहे हो, किसी भी क्लास में जो हम लोग कैरिकुलम बना रहे हैं, कैरिकुलम बनाते समय इस चीज को याद रखते हैं, उसका भाई दार्शनिक का मतलब ये कह सकते हो उसका दृष्टिकोण बदले, ठीक है। किसी भी क्लास में चाहे पहली क्लास हो, दूसरी क्लास हो, तीसरी क्लास हो, चौथी क्लास हो, पांचवी क्लास हो, हर क्लास में सबसे पहले दार्शनिक पाठ्यचर्या हम देखते हैं कि उसका दृष्टिकोण हो, सोचने का तरीका बच्चे का बदल जाए। भाई पाठ्यचर्या ने सिलेबस ऐसे बनाना है, यानी उसकी जो कॉपी किताबें बनानी इस प्रकार से बनानी है। दूसरा सामाजिक, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कितना बदल रहा, समाज को क्या सोचता है, ताकि सामाजिक भी बने ना। अरे भाई तुम छोटी मोटी क्लासों में जब पढ़ते हो तो उसमें भाई पेड़ों के प्रति बताया जाता है, जैसे पानी को लेकर के, जल को लेकर के, ये सब बताया, माता पिता को नमस्ते करो, ये सब बताया जाता है ना। सामाजिक रूप से देखा होगा ना, जैसे पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, जो छोटी छोटी क्लासें होती है उसमें खास तौर से देखा होगा कि मछली जल की रानी, मछली के प्रति भाई आपका क्या, यानी जानवरों के प्रति क्या है, पेड़ों के प्रति क्या है, माँ बाप के प्रति क्या है, सुबह उठ करके नमस्ते करना चाहिए, सब ये क्या है, सामाजिक बता रहा है। यानी क्योंकि जो बच्चा है जिसे आप पाठ्यचर्या जिसके लिए बना रहे हैं, भाई वो समाज को, माँ बाप को समझे और समाज को आगे बढ़ाएगा, इसलिए सामाजिक भी गुण उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दार्शनिक क्या, यानी उसका दृष्टिकोण बदले, किसी चीज को सोचने समझने का तरीका व्यक्ति का बदले, इसलिए पाठ्यचर्या में हम लोग दार्शनिक चीजें भी शामिल करते हैं, ठीक है। उसका दृष्टिकोण यानी किसी भी चीज को देखने का नजरिया बदल जाए। मनोवैज्ञानिक यानी वो मेंटली यानी एक प्रकार से अच्छा हो, ठीक है। इस प्रकार से पाठ्यचर्या में हम लोग जब पाठ्यचर्या बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि व्यक्ति में सामाजिक गुण हो, उसके बोलचाल, बातचीत, मम्मी पापा, व्यवहार उसका अच्छा हो जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। उसका मनोविज्ञान यानी मेंटली यानी मानसिक रूप से वो मजबूत बने। दूसरा, पाठ्यचर्या में चीजों को भाई शामिल करो कि दार्शनिक बने, उसका दृष्टिकोण बदल जाए, आगे भी सोच सके आगे करना क्या है, आगे क्या नहीं करना है। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यचर्या में शामिल करते हैं जब भी पाठ्यचर्या निर्माण होता है। अब हम लोग बात करेंगे पाठ्यचर्या हस्तांतरण के उपागम क्या है। पाठ्यचर्या निर्माण नियोजित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आरंभिक चरण है, लेकिन पाठ्यचर्या कैसे क्रियान्वित करना यह एक महत्वपूर्ण सापेन है। पाठ्यचर्या हस्तांतरण से तात्पर्य है कि तैयार किए गए उद्देश्य और उद्देश्यों से संबंधित पाठ्यक्रम को क्रियान्वयन से है। इससे संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हितधारकों द्वारा संगठित योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन का समावेश सम्मिलित कर। देखो जैसे मान लीजिए भाई आपने पहली क्लास हो, दूसरी क्लास हो, तीसरी क्लास हो, आपने पाठ्यचर्या बना ली, ठीक है। तो उसको पढ़ाना कैसे है, उसको आगे बढ़ाना कैसे है, इन चीजों को भी करना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए भाई मैंने पहली क्लास का सिलेबस बना दिया, मैंने दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास का सिलेबस बन गया, अब उस सिलेबस को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं पाठ्यचर्या हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास कोई चीज है ना, अगर मैं आपको दूं, टीचर बच्चों में कैसे चीजें हस्तांतरित करेगा। भाई टीचर को मिल गया है कि बच्चों को सिखाना है कि वो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप का आदर करें, तो टीचर बच्चों को सिखाए ताकि वो, इसी को बोलते हैं हस्तांतरण ना। भाई बुक में लिखा है कि आपको माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, ठीक है। पाठ्यचर्या बन गई है, ठीक है, पाठ्यचर्या में सिलेबस आ गया है, एक सारी यानी ऐसी एजुकेशन डाली गई है, तो उसका हस्तांतरण का मतलब है टीचर बच्चों में
गुणों का प्रवेश करे, यानी बच्चों के सोचने समझने का तरीका बदले, ठीक है, बच्चों का समाज के प्रति नजरिया बदले। बच्चे जो है, हम लोग बात किया मनोवैज्ञानिक, बात किया ना, बच्चों का मनोविज्ञान यानी क्या है, मनोविज्ञान, यानी उनके मनोविज्ञान को बदले। पाठ्यचर्या ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा। टीचर उनको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर यानी हस्तांतरण का इंग्लिश ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करना यानी ट्रांसफर करना गुणों को ना। अरे भाई आपको सामाजिक बच्चों को बनाना, सोशल, ताकि वो समाज से जुड़े, तो सामाजिक गुणों में बच्चों को ट्रांसफर कौन करेगा, टीचर करेगा ना, टीचर है तो पढ़ा रहा है, ठीक है, यानी वो जो उसको पढ़ा रहा है उसको क्या करेगा, वो हस्तांतरण करता है, यानी बच्चों को समझाता है, बताता है। ये सारी चीजें कौन करता है, पाठ्यचर्या हस्तांतरण, यानी इसको पूरा टीचिंग कैसी की जाएगी, हस्तांतरण। ये भी कह सकते हो जैसे सिलेबस बन गया, भाई सिलेबस तैयार हो गया है, ठीक है, पहली क्लास से 12वीं क्लास का सिलेबस बन गया है, अब उसको हस्तांतरण करना यानी ट्रांसफर करना है, टीचर को कैसे पढ़ाना है, ताकि बच्चे उन चीजों को सीखे ना। अरे भाई सीखना तो बहुत जरूरी है ना, सिंपल सी बात है, एजुकेशन सीखने की बात करती है, ताकि बच्चा भी टीचर के साथ साथ चले, उन चीजों को सीखे, आगे बढ़े, तभी तो उसमें सामाजिक गुण आएगा। क्योंकि हमने 3 चीजों की बात की है, बच्चों को सामाजिक बनाना है, ठीक है, और एक क्या बनाना है, विचारक के टाइप में, दार्शनिक, दार्शनिक यानी उसके देखने का नजरिया बदले और उसका मनोविज्ञान अच्छा हो। तो इन चीजों को भाई बच्चा दार्शनिक यानी एक प्रकार से उसका दृष्टिकोण बदले, किसी भी चीज को लेकर के सोचने का तरीका बदले। इसके लिए टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो पाठ्यचर्या यानी सिलेबस, जो किताब में जो लिखा हुआ है उसको समझाए, बताए, ताकि वो समझे और उन चीजों में ट्रांसफर करे। कौन करेगा, टीचर करेगा, समझे। जैसे आप सबका, जैसे मान लीजिए इग्नू में तुम सब लोग पढ़ रहे हो, इग्नू में सिलेबस में किताब मिल गई, तो सिलेबस पे किताब तो मिल गई, बच्चों को क्या पढ़ाना, मुझे भाई किताब छप गई इग्नू में, तो मेरा काम है कि आपको पढ़ाना, आप में ट्रांसफर करना उन चीजों को, इसी बोलते हैं पाठ्यचर्या हस्तांतरण, समझ रहे हो। यानी मेरा काम है, जैसे इग्नू में सिलेबस सेट है, ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण हो गया है, तो मेरा काम है कि जो पाठ्यचर्या यानी बुक में जो लिखा है वो सारी बातें मैं आप में भेजूं, आप में ट्रांसफर करूं, आपको सिखाऊं, बताऊं। इसी को बोलते हैं पाठ्यचर्या हस्तांतरण। पाठ्यचर्या हस्तांतरण करना जरूरी है, ठीक है, जो भी आपको बताना है, पढ़ाना, जो भी सिलेबस है, आप उसको सीख सकें। इसी चीज की बात किया जा रहा है, पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यचर्या हस्तांतरण। सबसे भैया पहले पाठ्यचर्या बना लो, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना है वो बन जाएगा, और फिर टीचर उनको पढ़ाएगा, बताएगा, उनमें भाई नैतिक गुणों को, सदाचार को, अच्छी बातों को उनको क्या करेगा, सिखाएगा। इसी चीज की कह सकते हो यहां पर बात की जरूरत। पहले चैप्टर में इतना तो इंपॉर्टेंट है और इतना तो आप करके ही जाएगा। सूक्ष्म और बेहद स्तर पर शोध क्या होता है, शोध मतलब होता है जी रिसर्च, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे लेवल पर जो हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, आसपास के इलाकों में जो हम किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सूक्ष्म स्तर। और बृहद मतलब होता बड़ा, बड़े लेवल पर जब हम शोध करते हैं ना, भाई कई सारे देशों के या पूरे देश में अगर आप किसी चीज को लेकर के शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे स्तर पर शोध और बृहद मतलब बड़े स्तर पर जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको करके ही जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, शैक्षिक नवाचारों का अभ्यास एवं प्रसार। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अभ्यासों, नवाचारों के विचार को समझना, ठीक है। और दूसरा हम लोग जो देखेंगे सर्वोत्तम अभ्यास के प्रसार, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर्वोत्तम अभ्यास के प्रसार को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा 2.3 क्या रहेगा, ठीक है, इसमें बताया गया है सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास, नवाचारों के विचार को समझना। देखो शिक्षा आज मौलिक अधिकारों में से एक है, सबको पता होगा भाई, शिक्षा आज मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, जैसे आप सबको पता ही है। या किसी भी शिक्षा जो है भाई, किसी भी देश हो, समाज हो, राष्ट्र हो, में प्रत्येक व्यक्ति के विकास को क्या करती है, सुगम बना देती है। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका विकास होगा, आपके देश का विकास होगा, आपके समुदाय का विकास होगा। यानी आपके विकास को शिक्षा क्या कर देती है, आसान कर देती है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने माना शिक्षा पूर्णता अभिव्यक्ति थी जो हमें में से प्रत्येक में पहले मौजूद है। शिक्षा क्या है, अभिव्यक्ति है। कौन कहता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं भैया शिक्षा क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। देखो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा ना, वो अपने विचारों को, अभिव्यक्ति का मतलब होता है भाई
आप अपने विचार को कह पा रहे हैं, समझ रहे हो, मेरे मन में जो बात है मैं अपनी बात को रख सकता हूं। ठीक है, देखा होगा ना कि जो पढ़ा लिखा आदमी अपनी बात को रख लेता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, वो अपनी बात को कह नहीं पाता या रख नहीं पाता, या कह सकते हो उसके पास शब्द नहीं है। समझ रहे हो, शिक्षा यानी सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास है। शिक्षा क्या करती है, यानी आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। ठीक है, इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार था, शिक्षा हमारे भीतर जन्मजात शक्तियों की खोज है। यानी शिक्षा क्या करती है कि हमारे भीतर कौन कौन सी शक्तियां उनको खोजने का भी काम करती है। देखा होगा ना कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का बेहतर प्रयोग कर लेता है ना। शिक्षा के जरिए व्यक्ति को पता चल जाता कि मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या खराब है, मेरे में क्या बुरा है। इससे क्या है, ये खोज कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आमतौर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, तो हम पाते हैं कि यह ज्ञान के एक रूप में शिक्षार्थियों के बीच प्रसारित करने से, यानी शिक्षा में क्या होता है, एक प्रकार से शिक्षण अधिगम होता है। शिक्षण अधिगम यानी एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो शिक्षा में क्या अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे आप सबका एग्जाम है, देना है, तो भाई आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। शिक्षा में अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे ना, समझ रहे हो। डेली यानी कंटिन्यू अगर आप अभ्यास करेंगे, जैसे देखो ना कोई गाना गाने वाला, कोई बजाने वाला, देखो गाने वाले डेली अपना रियाज करता है। ठीक है, तो शिक्षा में अगर शिक्षा ऐसी चीज है कि आप अगर इसमें एक प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता कोई व्यक्ति आपसे पढ़ने में एक समय तेज रहा होगा, लेकिन अगर आपने डेली अभ्यास करना शुरू कर दिया तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आप उनसे आगे जरूर निकल जाएंगे। ये होता ही होता है। ठीक है, शिक्षा अभ्यास पर ही चलती है। देखा होगा ना कि जो लोग पढ़ते नहीं, बीच में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते होंगे, देखा होगा कि वो लोग भूल जाते हैं। तो शिक्षा भी क्या अभ्यास की तरह ही चलती है। देखा होगा जैसे एक गाना गाने वाला रियाज करना छोड़ देगा तो गाना नहीं गा पाता है। इसलिए अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो अगर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई भूल जाएंगे। देखा होगा ना बहुत सारे बच्चे आते इग्नू में, बीच बीच में उनके बहुत सारा गैपिंग रहता है, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि अभ्यास उनका छूट गया है, इस कारण से होता है। ठीक है, ये कह सकते हो कि शिक्षा क्या करती है, आप में कौशल लाती है। इसमें शिक्षा में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विधियां शामिल, जिसमें व्याख्यान और सही सह व्याख्यान है। यानी शिक्षित वाला जो व्यक्ति शिक्षित होगा व्याख्यान दे सकता, भाषण दे सकता है, अपनी बात को कह सकता, अपने विचार को कह सकता है। ये सारी चीजें क्या है, शिक्षा में होती हैं। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास क्या है, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक अभ्यास या नवाचार के लिए कसौटी में जैसे हम लोग बात करेंगे, बाल शिक्षार्थी शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वो बालकों में एक प्रकार से क्या करती है, केंद्र में रख करके ध्यान किया जाता है ना। बाल केंद्रित शिक्षा के विचार को विभिन्न पहलुओं से देखा जा सकता है। जैसा कि वाक्यांश में स्पष्ट है, इसका अर्थ है शिक्षा का ध्यान बच्चे पर है। ठीक है, शिक्षा जो मूलतः किस पर ध्यान देती है, बच्चे पर ध्यान देती है और शुरू से ध्यान देती है। देखा होगा ना, शुरू से ही शिक्षा किस पर आधारित है, बच्चे पर है। इसलिए केवल ज्ञान या जानकारी प्रदान करने की बजाय बच्चे में क्षमता, जरूरत, रुचि, वरीयता आदि को समझने का प्रयास करती। शिक्षा बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं देना है, बल्कि बच्चे में क्षमता का निर्माण, भाई वो अपनी क्षमता को जान सके, वो अपनी जरूरतों को जान सके, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है उसको जान सके। यानी शिक्षा बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं देती है, बल्कि बच्चों की क्षमता का निर्माण करती व्यक्ति, यानी बच्चों को उनकी जरूरतें पता चलती, उनकी वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, यानी रुचियां जिसको हम बोलते हैं ना। यानी शिक्षा क्या करेगी, इन सारे कामों को आपको करेगी। समझ रहे हो, शिक्षा आपकी जरूरत है, आपकी रुचि है, आपकी वरीयता है, इन सभी चीजों को करने का क्या है, काम करती है। यदि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे को शहरी संदर्भ में उदाहरण लिया जाए, तो जैसे विज्ञान में तय की गई दूरी की गणना के लिए एक फ्लाईओवर की स्थिति देना है, तो शिक्षार्थी इससे जुड़ नहीं पाएंगे, उदाहरण के लिए उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है शिक्षा एक प्रकार से क्या करती है कि आपको बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित के साथ साथ शिक्षा क्या करती है कि आपको ये आपकी जो जरूरत है, यानी सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि कह सकते हो कि आपको क्षमता का निर्माण करेगी, जरूरत, रुचियां, इन सब चीज को पैदा करने का काम करती है। दूसरा क्या है कि अपर अंतराल शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है। वह रणनीति जो शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय
प्रतिभागियों के साथ साथ निर्माण लेने वाले रूप में संलग्न रहते हैं, वो कहते हैं। वह शिक्षार्थी स्वयं प्रक्रियाओं की योजना बनने की स्वतंत्र, यानी शिक्षा क्या करती है, आपको एक प्रकार से स्वतंत्रता करती है। ठीक है, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस काम कौन करता है, जी शिक्षा ही करेगी। ठीक है, यानी आप किसी भी काम को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को कर सकते हैं। शिक्षा रचनात्मक शिक्षा है, वह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक विद्यार्थी में रचनात्मक होने की क्षमता है, हालांकि यह विभिन्न डोमेन या क्षेत्रों में हो सकता है। शिक्षा क्या करेगी, आपको रचनात्मक यानी आपको क्रिएटिव बनाती है। समझ रहे हो, सिंपल सी मेरी बात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति शिक्षित है, उस शिक्षा आपको क्या क्रिएटिव बना देगी, आप कलाकार बन जाओगे भाई। कोई पढ़ाने लग गया, देखोगा जो पढ़े लिखे लोग उसमें क्या रचनात्मक शिक्षा आ जाती ना भाई। आप कोई पढ़ाता है, कोई काम करता है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई कुछ है, इस प्रकार की चीजें व्यक्ति में आ जाती है, शिक्षा की ही करती है, यानी आपको रचनात्मक बना देगी, आपको क्रिएटिव बना देती है। देखते हो कोई डिजाइनर बन गया, कोई कपड़े बना रहा, कोई पेंटिंग बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कवि हो गया है, ठीक है, कोई कविता लिख रहा है। यानी शिक्षा आपको क्या करेगी, रचनात्मक यानी रचनाकार बना देगी। समेकित शिक्षा, हम सभी जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जैसा कि अब संदर्भित किया है, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय में पढ़ाया जाता है। साथ ही समेकित शिक्षा का मतलब होता है भाई मेरे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम शिक्षा को चलाते हैं। समझ रहे हो, जैसे देखा होगा ना, कई कई विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खुलता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर हम नॉर्मल बच्चे को और विकलांग बच्चे को साथ में पढ़ाते हैं। साथ में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो विकलांग बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे अगर एक साथ रहेंगे ना तो उसमें सही रहेगा, क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा तो उनमें भेदभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, ताकि किसी में भेद ना रहे ना। जैसे मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है भाई, एक नॉर्मल बच्चा, एक विकलांग बच्चा। विकलांग बच्चे को आप अलग रखते हैं और नॉर्मल बच्चे को आप अलग रखते हैं दोनों, तो उनमें एक प्रकार से आ जाएगा भाई, इनमें कुछ अलग है, इनमें कुछ अलग है। समेकित शिक्षा का मतलब होता है नॉर्मल बच्चे जो हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, जिसको हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उनको एक साथ जब पढ़ाया जाता है उसी को हम कहते हैं भाई मेरे समेकित शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो इसमें बताया गया था, वो इंपॉर्टेंट जो पार्ट इसमें रहने वाला है। ठीक है, सर्वोत्तम अभ्यास के प्रयास को देखते। देखो प्रसार क्या है, सर्वोत्तम अभ्यास का प्रसार क्या है, यानी हम लोग जो अभ्यास करें उसका प्रसार करें। ठीक है, इसमें देखिएगा प्रसार का शाब्दिक अर्थ है व्यापक रूप से फैलाना, विस्तार देना और बिखेरना। प्रसार का मतलब समझते, किसी चीज को जब हम फैला देते हैं, या कह सकते हो कि फैला देना, किसी चीज को यानी विस्तार दे देना, बिखेर देना। लेकिन समकालीन दुनिया में सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सूचना और ज्ञान को व्यापक रूप से फैलाने का, देखो आज भाई जो शिक्षा उसको हम लोग क्या करें, फैला ही तो रहे हैं भाई। शिक्षा का मेन काम है शिक्षा को फैला देना। सरकार हो, समाज हो, हर कोई व्यक्ति भाई शिक्षा को क्या कर रहा है, फैला ही तो रहा है। सर्वोत्तम शिक्षा के लिए सबसे यानी अच्छा प्रयास क्या होगा, अभ्यास क्या होगा कि आप शिक्षा को फैला दीजिए, प्रसार कर दिए, प्रसारित की जा रही ना, इसको फैलाया जा रहा है। यानी सूचना और ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण संचार के रूप में समझाया जा सकता है, जो विशिष्ट तौर पर रूप में उपयोग किए एक सामाजिक व्यवस्था दूसरे तक शैक्षिक परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित करते। सूचना और ज्ञान का प्रसार न केवल संचार और जागरूकता के लिए बल्कि शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन होना। देखो शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं भाई, सूचना को यानी इंफॉर्मेशन को और ज्ञान को फैलाते हैं। शिक्षा क्या करती है भाई, आपको जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं, या उसको आगे बढ़ाने का भी हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा में किया जाता है। किसी चीज को भी हम लोग क्या है, प्रसारित कर देते हैं भाई, ज्यादा अधिक से अधिक उसको फैलाने का काम करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रसारित करना, फैलाना। और फैलाना किस लिए, ताकि ज्ञान और जो ज्ञान है, ठीक है, आप कह सकते हो ज्ञान को और सूचनाओं को फैलाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें व्यक्ति में क्या है, प्रसार का उद्देश्य। भाई शिक्षा में भाई शिक्षा को फैलाने का क्या मतलब है, प्रसार क्यों करना चाहते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता हो जाए। ठीक है भाई, शिक्षा अगर बढ़ेगी तो लोगों में जागरूकता हो जाएगी ना। अरे स्वास्थ्य के प्रति है, बीमारी के प्रति है, हर चीज के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। शिक्षा का प्रसार का उद्देश्य क्यों है भाई, शिक्षा को हम क्यों प्रसारित करना चाहते हैं, क्यों फैलाना चाहते हैं, प्रसार क्यों चाहते हैं। नंबर 1 है भाई, लोग जागरूक हो जाएं, लोग जाग जाएं, ठीक है, जो सो रहे हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्ति अंधकार में बैठा है उसको प्रकाश की ओर ले जाना है, यानी लोगों में
शिक्षा में प्रसार क्यों किया जाता है? नंबर 1, लोगों में भैया जागरूकता फैलाना है। दूसरा क्या है? लोगों में समझ का विकास करना है। शिक्षा को क्यों फैलाए? ताकि लोग हर चीज को समझ सकें, ताकि उनकी समझ का, सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। समझ रहे हो भाई? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके सोचने समझने का तरीका अलग है, एक अनपढ़ व्यक्ति, उसके सोचने समझने का तरीका अलग है। तो अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हर कोई व्यक्ति समझदार होगा, अपने जो फैसले होंगे, जो डिसीजन होगा, वह सोच और समझ करके ही लेगा। ठीक है, इसलिए करते हैं। ठीक है, शिक्षा में प्रसार क्यों किया जाता है? परिवर्तन के लिए उठाना, ताकि लोग में परिवर्तन आ सके, कोई भी बदलाव। शिक्षा का प्रसार इसलिए किया जाता है ताकि लोग पहले जैसे ना रहें, रूढ़िवादी ना रहें, पुराने विचारों को माने, ताकि उनमें नए विचारों का प्रसार हो, परिवर्तन के लिए कदम उठा सकें। कोई भी परिवर्तन अगर आप लाना चाहते हैं तो आप परिवर्तन को ला सकें, डरे ना। इसलिए शिक्षा का कह सकते हो भाई प्रसार होता है। ठीक है, यानी आप परिवर्तन के समर्थक हो, बदलाव ला सके, समाज में बदलाव ला सको, देश में बदलाव ला सको, इनके लिए परिवर्तन यानी चेंज के प्रति शिक्षा को इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति में प्रसार के लिए विभिन्न तरीके। भाई शिक्षा को आप कैसे प्रसारित कर सकते हैं? लोगों में जागरूकता पैदा करके शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। भाई सब पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ठीक है भाई, अगर शिक्षा को अगर आपको प्रसारित करना है, फैलाना, इसके लिए क्या? लोगों को जागरूक करो, भाई पढ़ो लिखो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा में जागरूकता पैदा करते हैं, शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक। देखो सरकार भी करती है, देखो सरकारें हमेशा सबको बता रही भाई पढ़ाना जरूरी है। और इसी के लिए देखा होगा कि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या बनी है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, बनानी है। सरकार क्या करना चाहती है? संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किया गया भाई कि सबको पढ़ना, सबके लिए क्या है? सबके भाई पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सरकार करती, जागरूकता पैदा करे कि भाई सब पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। समझ विकसित, लोगों को समझा कर लोगों में समझ का निर्माण सरकारें कर रही हैं ताकि लोगों में पढ़ सकें। भाई शिक्षा को आप कैसे प्रसारित करेंगे? दूसरा तरीका, समझ विकसित करके लोगों को समझाओ, जा करके लोगों को समझाया जाता है कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, माँ बाप को भी समझाया जाता है कि भाई अपने लड़के को पढ़ाओ। देखा होगा ना, माँ बाप को भी हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। देखा होगा अलग अलग स्कूल, कॉलेज, सरकारें तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं, विज्ञापन छपवा रही हैं कि भाई माँ बाप अपने बच्चों को जाकर, यानी माँ बाप बच्चों को पढ़ाएं। इसलिए शिक्षा के प्रसार के लिए, परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाना है। ठीक है, तो यानी ये भी होता है। शिक्षा का प्रयास हम प्रसार कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लोगों में परिवर्तन जब आएगा तो लोगों को ज्यादा पढ़ाएंगे। नहीं भी तो है भाई, अगर आप मान लीजिए कि अगर लोग बदल जाएंगे तो हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया। अरे भाई, जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है अगर बच्चा उसका पढ़ लेगा तो भाई परिवर्तन ही आ जाएगा, और परिवर्तन अगर आएगा तो शिक्षा का प्रसार जो है और ज्यादा होगा। इसलिए शिक्षा के प्रयास के लिए जरूर लोगों में जागरूकता पैदा करो, लोगों में रुचि पैदा करो, लोगों को समझ विकसित करो। समाज में अगर परिवर्तन होगा तो वैसे ही शिक्षा का प्रसार होगा ना। भाई शिक्षा का प्रसार कैसे किया जा सकता है? समाज में परिवर्तन के ला करके। समाज में अगर परिवर्तन होगा, समाज में अगर बदलाव होगा, अगर हर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा शिक्षा के प्रति, तो भाई समाज में बदलाव होगा और हमारा समाज पढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो यही सारी चीजें क्या है, दूसरे चैप्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा, शोध और विकास। ठीक है, शोध और अभ्यास का विकास। ठीक है, जो शोध होता है, जो अभ्यास होता है, विकास मतलब ये आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शोध और विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करें कक्षा कक्ष की परिस्थितियों पर किए गए शोध। कक्षा कक्ष में भाई क्लास पे कौन कौन से शोध किए गए, यानी कौन कौन सी रिसर्च की गई, जो हमारा क्लासरूम होता है। ठीक है, क्लासरूम को लेकर के बहुत सारे शोध किए जाते हैं। क्लासरूम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्लासरूम की परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं कक्षा कक्ष, यानी जहां पर टीचर पढ़ा रहा है और जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, उसको लेकर के तमाम तरह के शोध होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शोध और विकास। शोध, शिक्षा में शोध और विकास शैक्षिक उत्पाद को विकसित मान्य करने का एक प्रक्रिया है। देखो अगर हम लोग बात करें ना, शिक्षा में शोध होना बहुत जरूरी है, यानी रिसर्च होगी ना तभी तो शिक्षा आगे बढ़ेगी, उसमें बदलाव होगा। अब भाई शिक्षा में शोध क्यों होता है? अरे शिक्षा में शोध होगा तभी तो सिलेबस बदलेगा, पाठ्यक्रम बदलेगा। देखते नहीं हर साल
सिलेबस बदल देते हैं, 2-4 साल में सिलेबस बदल जाता है। क्यों? जैसे जैसे रिसर्च होती जाती, जैसे जैसे शोध होता जाता है, वैसे डेवलप होता, विकसित होता है ना। समझ रहे कि जैसे मान लीजिए भाई हर साल साइंस में नए नए शोध हो रहे हैं, विज्ञान में हर साल शोध होता रहता है और विज्ञान में नए नए चेंज आते रहते, नए नए परिवर्तन आते हैं ना। शैक्षिक उत्पाद जैसे पाठ्यक्रम, भाई शिक्षा में अगर आप देखोगे जो आपका पाठ्यक्रम है या किताबें हैं, मॉड्यूल हैं या शिक्षक सहायक सामग्री के साथ साथ शिक्षा मार्गदर्शन प्रबंधन आदि के कार्यक्रम रणनीति या मॉडल हो सकते हैं, या कक्षा की परिस्थिति या विद्यालय आधारित अभ्यास, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला क्षेत्र आधारित अभ्यास में शोध से संबंधित निष्कर्षों का अध्ययन करने से इन निष्कर्षों के आधार पर उत्पाद को विकसित करने, शैक्षिक अविनाशी उत्पाद करने अंततः प्रयोग किया जाता है। देखो कहने का मतलब क्या है, शिक्षा में बदलाव करना, शिक्षा में सुधार करना है या शिक्षा में चेंज लाना है, इसके लिए क्या होता है भाई, समय समय पर शोध होते रहते हैं। और शोध जैसे आज कुछ शोध हुआ तो अगले दिन कुछ और शोध हो जाएगा, इस यानी शोध हमेशा आगे चलता रहता है। समझ लो, शिक्षा में जब शोध होता है तो भाई आपका पाठ्यचर्या बदल जाएगी, यानी आपको जो पढ़ाया जा रहा है किताबें बदल जाएंगी, ठीक है। या आपका कह सकते हो कि शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब टीचर के पढ़ाने का तरीका बदलना, टीचर को कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना। भाई आज के बहुत समय पहले अलग टाइप से लोग पढ़ाते थे, आज अलग टाइप से लोग पढ़ा रहे हैं। जितना शोध होता जाएगा उतना ही शिक्षा में बदलाव और डेवलपमेंट आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। जितना रिसर्च हो रही है उतना चीजें डेवलप हो रही हैं, उतनी बदल रही हैं। पहले पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते थे, पहले देखो लोग कैसे लिखते थे, चौक से लिखते थे, ठीक है, उसको आज चौक से नहीं लिखते, किसी और चीज से लिख रहे हैं, ठीक है। आज तो मार्कर आ गया है, इन सारी चीजों के साथ आज लोग लिख रहे हैं ना। तो शोध से क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है ना, ये चीजें होती हैं। जैसे जैसे शोध होता जाएगा वैसे वैसे परिवर्तन होता रहता है, वो चाहे पढ़ाने का तौर तरीका हो या लिखने का तौर तरीका हो या समाज में जैसे जैसे शोध होते जाते रहते हैं वैसे वैसे समाज में, व्यक्ति में और अन्य चीजों में क्या है कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होता ही रहता है। अब हम लोग बात करें कक्ष की परिस्थितियों पर किए गए शोध। परंपरागत रूप से विद्यालय और शिक्षकों में शिक्षक केवल अपने शिक्षण विषय का आदान प्रदान करने और प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाले प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। देखो शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चे का मूल्यांकन भी करना है कि बच्चा कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। शिक्षक का काम है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि विद्यार्थी के मूल्यांकन की जिम्मेदारी भी है कि भाई शिक्षक ने बच्चे को जो पढ़ाया है बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये जिम्मेदारी शिक्षक की है। हालांकि अध्यापन के नियमित कार्य में बिरले ही पर्याप्त स्थान के बावजूद शोध एक शिक्षक को बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने की दिशा में बहुत अधिक संभावना है। देखो शिक्षा में जितने शोध होंगे उतना ही शिक्षक ज्यादा बेहतर होता जाएगा ना। अरे भाई शिक्षा पढ़ाने के तौर तरीके पर जितना ज्यादा रिसर्च होगा, जितनी ज्यादा शोध होगी, टीचर उतना और अच्छे ज्यादा पढ़ाते चले जाएंगे ना। ये तो सब शोध एक शिक्षक को विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने, कक्षा के वातावरण के व्यापक रूप से सोचने और शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन को पहचान करने में काम करेगा। देखो जितनी रिसर्च होगी उतना ही शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ा पाएगा ना। अरे भाई जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर शोध होगी तो मैं शायद मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा तो शायद बच्चों को और समझ में आएगा, ठीक है। और इससे कक्षा का जैसे अगर शोध होगी तो कक्षा का इन्वायरमेंट कैसे रखा जाए, कक्षा में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें भी क्या है बदलेंगी। यानी बच्चों का मूल्यांकन करना बहुत आसान हो जाएगा। भाई अगर ज्यादा से ज्यादा शोध होगी, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होगी तो क्या होगा कि टीचर बच्चे का मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर पाएगा ना। पहले तुम सबने देखा होगा ना, पहले सिर्फ एक बार पेपर होता था, देखा नहीं था पहले सिर्फ, जैसे मान लो आप किसी की भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप मान लो 5th क्लास में हैं, तो पहले के समय में 5th क्लास में सिर्फ एक बार एग्जाम होता था, साल में एक बार लास्ट में एग्जाम ले लिया, जो पास हो गया चलो हो गया। बाद में क्या एग्जाम 2 बार होने लगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होता है, बीच बीच में टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, बीच बीच में भी एग्जाम ले रहे हैं। तो क्या है, यही तो शोध हुआ। और भाई ताकि हम बच्चों को और अच्छे से समझ सकें,
या उसमें परिवर्तन आ सके ना, यही तो शोध हो रहा है ना। पहले एक बार पेपर होता था साल में, फिर 2 बार पेपर होने लगे। अब भाई साल में 2 बार पेपर होना है, सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार पेपर होता है, लेकिन साथ में अपने तो बीच में टेस्ट भी होते रहते हैं, बीच में इंटरनल भी होता रहता है कि जो टीचर के पास नंबर वो लगाता है। यानी क्या कहने का मतलब, शिक्षा में जैसे जैसे शोध होते रहते हैं वैसे वैसे शिक्षा बेहतर होती है, शिक्षक बेहतर होता है। पहले के शिक्षक कैसे पढ़ाते थे समझ रहे हो, आज के शिक्षक ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, कितना बदलाव आ गया, किसके होने से, शोध होने से हुआ ना। अब जैसे कक्षा कक्ष में परिस्थितियों में चर, देखो सबसे पहले हम जो कक्षा कक्ष में जो शोध करते हैं, भाई कक्षा में चर का मतलब यानी कौन कौन सी चीजें। देखो शिक्षक जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो कौन कौन से तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ाने की कौन कौन सी रणनीतियां हैं, कक्षा का प्रबंधन, कक्षा का वातावरण, और टीचर जो बच्चों से बातचीत कर रहा है, ये सारी चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, यानी टीचर कक्षा कक्ष में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये इसका हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं ना, आकलन का। जैसे अगर बात करें संप्रेषण और बातचीत संरचना, कक्षा में संप्रेषण संरचना कक्षा की परिस्थितियों का केंद्र है। भाई कक्षा में जो टीचर है जो बच्चा, उसमें संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुनना। भाई कक्षा में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करके डिस्कस करते हैं, जो पढ़ाया जाता ना यही तो होता ना। भाई टीचर बच्चों में क्या करेगा, अपनी बात को रखेगा, बच्चों से बातचीत करेगा। इसी टाइप से कक्षा कक्ष की परिस्थितियां होती है। कक्षा में टीचर बोलेगा, स्टूडेंट सुनेंगे, स्टूडेंट सवाल पूछेंगे, टीचर जवाब देगा। यानी कक्षा में क्या होता है, संप्रेषण होता है, बातचीत होती है। यानी स्टूडेंट जो है, यानी जो और जो टीचर है, उन दोनों में क्या है, संप्रेषण यानी बातचीत होती रही। कक्षा कक्ष में ये चीजें होंगी और इनके जरिए ही टीचर यानी जो टीचर है जैसे भाषण दे, व्याख्यान दे देगा, चौक बोर्ड है, या चीजों को लिखेगा, बताएगा, बच्चे सवाल पूछेंगे, ये सारी चीजें होती ना। और कक्षा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बिजली है, पंखा है, लाइट है, बोर्ड है, रोशनी है, ये सारी चीजें भी कक्षा में होती हैं। तो कक्षा में भी सारी चीजों का क्या है, होना बहुत जरूरी है। और कक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी संप्रेषण होना, बातचीत होना। और कक्षा में सिर्फ संप्रेषण, ऐसा नहीं कि टीचर बोलता जा रहा, बच्चे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, देखा होगा ना, इसे बहुत सारे टीचर होते हैं, ठीक है। यानी कक्षा में संप्रेषण 2 तरफा होना जरूरी है, यानी टीचर भी बोले, बच्चे भी सुने, और जब बच्चे सुने तो टीचर उनका जवाब दे, रिप्लाई दे। संप्रेषण होना बहुत जरूरी है, किसमें, बातचीत होनी जरूरी है, टीचर में और स्टूडेंट में। भाई संप्रेषण होना कक्षा कक्ष में बहुत जरूरी है, दो लोगों में। शिक्षण अधिगम का अनुभव, शिक्षण अधिगम का मतलब होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको शिक्षण यानी पढ़ाने के तौर तरीका का क्या होना चाहिए, ये अधिगम, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाने वाला जो टीचर हो वो एक्सपीरियंस हो, उसको अनुभव होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कक्षा कक्ष में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, भाई वो पढ़ाने वाले हों, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आकलन अभ्यास, आकलन अभ्यास का मतलब बेहतर अधिगम और शिक्षण के लिए निरंतर सुझाव प्राप्त करने के लिए आकलन सुझाव जरूरी है। देखो जो टीचर पढ़ाता है क्लास में टीचर को समय समय पर सुझाव भी मिलते रहने चाहिए कि आप ऐसे पढ़ा दो, आप वैसे पढ़ा दो, इसको बोलते आकलन अभ्यास, ठीक है। टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो उनको कई बार उनका आकलन भी करता है, समझ रहे हो, टीचर के पढ़ाने का तौर तरीका बदले। भाई जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को आपने बताया कि आपको ऐसे पढ़ाना है, आपको वैसे पढ़ाना है, इससे टीचर का आकलन यानी वो बढ़ाने का तौर तरीका धीरे धीरे क्या है, बदलता है। ये सारी चीजें होती हैं। कक्षा का वातावरण, ठीक है, अगर हम कक्षा कक्ष की बात करें तो कक्षा का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कक्षा में हवा कितना है, पानी कितना है, या व्यवस्थाएं कितना है, शिक्षक विद्यार्थी के बीच संवाद होना बहुत जरूरी है। कक्षा वातावरण की अगर बात करें, कक्षा वातावरण का मतलब होता है कि कक्षा में जो टीचर है, जो विद्यार्थी है, उनमें एक प्रकार से बातचीत होना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाकी फर्नीचर है, बेंच है, बल्ब है, ट्यूब है, चौक है, बोर्ड है, ये सारी चीजें तो होनी जरूरी है, लेकिन साथ ही कक्षा का वातावरण जो है अच्छा होना चाहिए, तभी तो टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा। कक्षा प्रबंधन का मतलब होता है कि एक प्रकार से कक्षा सही से मैनेजमेंट होनी चाहिए एक प्रकार से। और कक्षा कक्षी परिस्थितियों पर भी बहुत शोध किया हो सकता है। भाई
आज हमारे जो क्लासरूम है, क्लासरूम में खास तौर से इस पर भी लगातार रिसर्च होनी चाहिए, लगातार शोध होना चाहिए, ताकि कक्षा कक्ष में जो पढ़ाई पढ़ने का जो तौर तरीका है बदल सके। तुम लोगों ने एक चीज देखा कि हम आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें मोस्टली यही है, टीचर बोलता रहता, बच्चे सुनते रहते, बच्चे बोल ही नहीं पाते या उतना मौका उनको नहीं है। देखा होगा ना छोटी मोटी जो हमारी क्लास, इसलिए कक्षा कक्ष की परिस्थितियों पर शोध बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से बातचीत हो सके ना। देखा होगा ना कि हमारे जो क्लासरूम है, कक्षा कक्ष जो है, उनमें शोध की बड़ी आवश्यकता है। देखा होगा ना कि हमारे यहाँ एक चीज होती है, टीचर बोलता रहता, बच्चे बोल नहीं पाते या बच्चे अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। इसलिए कक्षा कक्ष पर शोध होना चाहिए ताकि ये परिस्थितियां बदल सकें, ठीक है। कक्षा कक्ष की परिस्थितियों, भाई नीति निर्माण, पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें समय समय पर बदलने चाहिए। देखते हो कि कक्षा कक्ष की परिस्थितियां जैसे आज की बहुत 40 साल पहले थी वैसे आज भी हैं, बदली ही नहीं। इसलिए इस पर भी शोध और रिसर्च की क्या बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि शिक्षा में जब शोध होगा, रिसर्च होगी खासतौर से क्लासरूम के ऊपर, तब भाई कक्षा की जो जरूरत क्या, आवश्यकता क्या, उसके आधार पर परिवर्तन किया जाएगा ना। और क्योंकि हमारे देश में क्लासरूम में टीचर और विद्यार्थी में संप्रेषण उतना नहीं, बातचीत उतनी नहीं होती, बातचीत होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में शोध के संपादन के लिए विधियां, भाई कक्षा कक्ष में जो हमें शोध करना है वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उसके करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कक्षा की स्थितियों पर शोध हो। भाई क्लासरूम की स्थिति कैसे है, इस पर आप शोध कर सकते हैं। क्लासरूम में कौन कौन यानी स्थितियों के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उस पर आप शोध करते हैं। शिक्षक कक्षा की स्थितियों के में अनुमान अनुभवों पर मनन करता है। शिक्षक शिक्षण और अधिगम की समस्या पर आप टटोल सकते हैं। शिक्षक के पढ़ाने में क्या क्या कमियां हैं, विद्यार्थी में क्या क्या कमियां, इन चीजों पर भी शोध होना बहुत जरूरी है। यानी क्लासरूम जो कक्षा कक्ष है, इस पर शोध अगर होगा, शोध में कक्षा की परिस्थितियों पर शोध कीजिए, क्लासरूम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कक्षा की स्थितियों में प्रयोगात्मक शोध और तथा पूर्ववर्ती शोध। क्लासरूम में सबसे पहले क्या शोध होना चाहिए, पहले रिसर्च हो, फिर उसको यूज भी हो, फिर दोबारा शोध होना बहुत जरूरी है। यानी क्लासरूम में जब शोध होगा तभी हमारे देश में पढ़ने, टीचर जो पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है। शोध की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया 40 साल पहले जैसे हमारे देश में पढ़ाया जाता था, आज भी वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमारे देश में क्लासरूम बदले नहीं है, क्लासरूम जैसे पहले थे क्लासरूम आज हुए हैं। टीचर एक तरफा संवाद है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है क्लासरूम में क्या दिक्कत आती कि क्या है, एक तरफा संवाद है, यानी टीचर ही बोलता, बच्चे उतना बोल नहीं पाते। अब तो अपनी बात को ज्यादा रख पा रहे हैं, पहले तो इतना भी रख नहीं पाते थे, ठीक है। कक्षा कक्ष में दूसरी समस्या क्या है, स्टूडेंट सवाल नहीं पूछते हैं, डरते हैं, ये समस्या है ना। अगर आप देखोगे ना, इन पर भी शोध होना बहुत जरूरी है। देखोगे ना, जो स्टूडेंट है वो टीचरों से सवाल ही नहीं पूछता, वो डरा बैठा रहेगा, वो दूसरे अपने दोस्त को बताएगा तू पूछ ले तू पूछ ले तू पूछ ले। देखा होगा ना, कक्षा कक्ष में यही चल रहा है। तो भाई कक्षा कक्ष वाला इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाएगा तो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लिख करके आ सकते हैं। क्लासरूम में क्या कमियां हैं, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव किए जा सकते हैं। देखा होगा ना, क्लासरूम में यही सबसे बड़ी कमी है कि स्टूडेंट अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, अपने विचार को रख नहीं पा रहा है, ठीक है। सिंगल संवाद है, यानी टीचर बोलता है और बोल करके चला जा रहा है, विद्यार्थी जो पढ़ने वाले लोग हैं अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, या उनमें शर्म है, लाज है, या उनकी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कि टीचर क्या कहेगा, ठीक है। अगर उनको, एक तो ये भी कमी हमारे देश में, अगर आप देखो कक्षा कक्ष में कमी है, बच्चों को अगर समझ में नहीं आता तब भी वो हाँ भरते रहते हैं, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ये भी कमियां हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बदलाव होनी चाहिए, और इस पर शोध होगा, रिसर्च होगी, तभी इन चीजों में क्या है, बदलाव या परिवर्तन आ सकता है। तो 3 चैप्टरों के, चलिए अगला चैप्टर देख लेते। जो मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा कक्ष वाला, ये सारे आपको पढ़ करके ही जाना क्या है, जरूरी है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, शिक्षा और नीतियां, जिसमें हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान तथा शिक्षा। भाई शिक्षा को लेकर के भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा को लेकर के क्या क्या बातें हमारे संविधान में कही गई है, ठीक है, और संविधान में शिक्षा को लेकर के कौन कौन सी नीतियां बनी हैं, ठीक है। मोस्टली आप सबको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के तमाम तरह के प्रावधान, देखो संवैधानिक प्रावधानों में शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखो, शिक्षा किसी भी देश के लिए ना बहुत जरूरी है,
ठीक है। इसलिए अगर आप देखोगे किसी भी देश के संविधान में या वहां के कानून में शिक्षा को लेकर के जरूर बात की गई कि कैसे पढ़ाई होगी कैसे नहीं होगी, क्योंकि किसी भी देश के या राष्ट्र के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा अभी अगर किसी देश का नागरिक शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी तो उस देश का विकास होगा। इसलिए हर नागरिक के लिए कह सकते शिक्षा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान जो हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में भी शिक्षा सहित राष्ट्र की नीति एवं योजना आवश्यक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। हमें संवैधानिक मूल्य जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता, बंधुत्व, प्राप्ति एवं अनुशासन निर्देशित करता है। देखो कहने का मतलब है भारतीय संविधान में जी जैसे न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता यानी बराबरी की बात की गई है, सभी में भाईचारा। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि अगर देश के लोग पढ़े रहेंगे तभी तो उनके लिए न्याय मिलेगा, तभी तो स्वतंत्रता का अच्छे तरह से यूज कर पाएंगे, तभी तो समानता रहेगी, तभी तो उनमें भाईचारा रहेगा। यानी संविधान की प्रस्तावना को अगर आप उठा करके देखेंगे तो सारी चीजें क्या हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर आप देखेंगे तो न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ये सारी चीजें क्या हैं, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और बिना शिक्षा के जरिए ये चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। समाज में अगर न्याय होना है तो शिक्षा रहेगी तभी समाज में न्याय हो पाएगा। समाज में अगर स्वतंत्रता, भाई जो अनपढ़ समाज है, अनपढ़ समाज को अगर आप स्वतंत्र कर दोगे, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो मारपीट दुनिया भर की चीजें होती रहेंगी। ठीक है। स्वतंत्रता का बेहतर ढंग से प्रयोग कौन कर सकता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ठीक है। ये सारी यानी क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में अगर स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है, तो इसके लिए शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। शिक्षा तथा संविधान में बहुत ज्यादा संबंध है। ठीक है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार और अधिकारों और उत्तरदायित्व की दृष्टि का अर्थ में गहराई है। हम किसे और कैसे किस विषय वस्तु के रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान समग्र रूप से महत्वपूर्ण प्रभावित रहा है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी शैक्षिक नीतियां तथा सुधार संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भाई भारतीय संविधान में इस चीज को बड़े ध्यान से रखा जाता है कि आपको कैसे लोगों को शिक्षित करना है, और संविधान जो है वह शिक्षा से बहुत कह सकते हैं मूल रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसलिए देखा होगा कि भारत में 2009 में शिक्षा का अधिकार 2009 बना है, जो हर व्यक्ति को क्या, राइट टू एजुकेशन बना ना। अरे भारतीय संविधान में इसमें क्या बदलाव, सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने कई संविधान को बदला भी, प्रभावित है। जो संविधान इस चीज की बात करता है कि भाई सभी बच्चे, सभी को समान शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के शिक्षा मिलनी, भारतीय संविधान इसकी बात करता है। यानी चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, हिंदू है, मुसलमान है, या आप ईसाई हैं, जैन है, सिख हैं, ठीक है, या यानी हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। ठीक है। अन्य शब्दों में अगर बोलूं, शिक्षा में कोई भी नीति और अभ्यास संवैधानिक अनुरीक्षण तथा संवैधानिक शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकार्यता मानकों से संबंधित विषय है। शिक्षा का इन नीतियों का चयन और निर्माण यह प्रतिबंधित करता है कि हमें क्या है, क्या एक रूप में होना चाहिए। भाई शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से भारतीय संविधान बताता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले और क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन हो। इसके लिए भारतीय संविधान में तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। देखा होगा ना कि भारतीय संविधान बनाते समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक प्रगति की अवधारणा की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा को एक आंदोलनकारी भूमिका बताया है। शिक्षा भाई समाज के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में भी शिक्षा अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, राज्य भारतीय अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि और न्याय के समक्ष समानता की बात करता है, समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आर्टिकल 14 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में भाई किसी भी प्रकार का अगर आप देखेंगे तो कानून के सभी
समक्ष बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा भाई, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और जब सभी बराबर हैं तो सभी को समान रूप से शिक्षा भी मिलेगी। इसकी भी अगर आप देखेंगे तो बात की गई है। अनुच्छेद अगर हम 15 की बात करें तो राज्य किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया कि सरकार पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए विशेष प्रावधान करेगी और इनके लिए शैक्षिक, देखा होगा ना कि हमारे देश में जो SC ST हैं, क्या है, हमारे देश में जो SC समाज है और ST समाज है, ठीक है, इनके लिए कहा गया, इनके लिए शैक्षिक संस्थानों में देखो ना आरक्षण भी इनको दिया गया ना, ताकि इन लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर है। भाई देखो, हमारे देश में अगर आप देखोगे सभी को रोजगार के अवसर की बात की जाती है, नागरिकों को समान अवसर है। भाई किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको नौकरी में देखो जब जॉब निकलती, जब नौकरियां निकलती हैं तो उसमें अगर आपकी योग्यता है तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें अनुच्छेद 16 में कही गई हैं कि रोजगार की बात की जाती है, नागरिकों को समान रोजगार की बात की जाती है। ठीक है, और देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 में कहा गया, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही जरूरी है। ठीक है, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन में कहा गया है, देखो किसी बच्चे की उम्र अगर 6 से 14 वर्ष तक है तो सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा देगी। निःशुल्क यानी भाई फ्री में पढ़ाई होगी, और अनिवार्य का मतलब कंपलसरी है बच्चों को पढ़ाना। ऐसा नहीं जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उनको जेल हो जाएगा। इस प्रकार से अनिवार्य यानी कंपलसरी एजुकेशन है। ये नहीं कि सरकार फ्री में पढ़ा रही है और आप तुम्हारा मन करता है तो बच्चों को पढ़ा रहे हो, अब मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यानी सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा है, और अनिवार्य है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। सारी चीजें उसमें की गई। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग, देखो होता भाई बाल मजदूरी पर रोक लगी, कोई भी बच्चा अगर 14 वर्ष से कम आयु का है तो किसी भी कंपनी में, कारखाने में, कहीं पर भी वो काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये भी बना है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा, यानी देखो सरकारी कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो धार्मिक आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपको फलानी प्रार्थना करनी है, करना वो करना है, इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ठीक है, ये कहा गया कोई भी शिक्षण संस्थान आपको एडमिशन देने से नहीं रोकेगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई आप मुसलमान हैं या आप जैन हैं या आप दलित हैं, आदिवासी हैं, ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं देगा। एडमिशन सबको देना, सबको पढ़ाना, इस सबके लिए क्या है, जरूरी है। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि जो अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष संरक्षण के साथ आर्थिक और शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में सामाजिक न्याय और शोषण के रूप में रक्षा करेगा। भाई राज्य क्या करेगा, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको एक प्रकार से इनका न्याय और पोषण करने का काम इनको दिया गया है। जो अल्पसंख्यक है, अगर हम लोग बात करें, जो अल्पसंख्यक यानी इस देश में जैसे मुसलमान हैं, ठीक है, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, ये अल्पसंख्यक समाज है। तो अल्पसंख्यक समाज को भी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, वो भी अपनी संस्कृति को बचा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में कहा गया है, जो खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए है, कि कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा है, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए वो अपना अलग से स्कूल कॉलेज खोल सकता है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, काम करेगी। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना किसका काम है, ये सरकार का काम है। सरकार इसको क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, कोई भी सरकार अनुदान देगी, सरकार पैसा देगी, खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ठीक है, ये अगर अपना स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, इनकी भाषा, जो अल्पसंख्यक समाज, इनकी भाषा बचे, इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के अगर ये अपने अलग स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। सरकार उसमें क्या करेगी, मदद करेगी। ये अनुच्छेद 30 में कहा गया सरकार, और भेदभाव के बिना,
ठीक है। अल्पसंख्यकों के साथ सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान, यानी सरकार क्या करेगी, अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना कोई स्कूल कॉलेज कोई संस्थान खोलना चाहते हैं तो सरकार उनको सरकारी अनुदान मीन्स पैसा भी देगी, ठीक है। अनुच्छेद 350 में कहा गया लोगों को शिकायत निवारण हेतु निरूपण अपनी समझ का उपयोग करके ये है। संविधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाषाई अल्पसंख्यक मुद्दों का निवारण करने की बात की गई। तो भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब यानी ऐसी भाषाएं जो कम लोग बोल रहे हैं उनको भी एक प्रकार से क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 350 में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान की गई है। देखो कहने का जो प्राथमिक स्तर है यानी 1 से लेकर के 5 तक जो एजुकेशन चलती है उसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सके, इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी जो बच्चा कोई जो स्टूडेंट है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सके, ये बच्चे का अधिकार है, समझ गए। 350 में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी अल्पसंख्यक भाषा के लिए अधिकारी लोग नियुक्त किए गए। जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी भाषा बनी रहे, इसके लिए उनकी भाषा बनी रहे ताकि वो अपनी भाषा को स्वीकार कर सकें। देखो जो कम लोग बोलते हैं ऐसी भाषाएं जो अल्पसंख्यक नहीं, ऐसी भाषा जिनको भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं वो भाषा बची रहे, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भाषा के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी सरकार क्या करेगी, काम करेगी ताकि उनकी भाषा बची रहे, ऐसा नहीं भाषा विलुप्त हो गई, ठीक है। अगर हम राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य जो है शिक्षा प्राप्ति करने के लिए काम करेगा, यानी सभी लोग जो आर्थिक आधार पर बराबर नहीं हैं उनको शिक्षित करेगा। अनुच्छेद 45 में इस बात को कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी गई है कि राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, ठीक है। अब देखते हो भाई हमारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिल ही रही है। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों के उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करेगा और इन्हें सामाजिक अन्याय शोषण की रक्षा करेगा। और देखा होगा हमारे देश में क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं और खासतौर से SC ST हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको स्कूल कॉलेजों में भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये भी लोग शिक्षित हो सकें, ताकि इनमें भी शिक्षा आ सके, तो ये भी आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें। अनुच्छेद 46 में इसी बात को कह सकते हो यहाँ पर कहा गया, बताया गया। संवैधानिक प्रावधानों का सार्वजनिक नीतियों के अनुवाद। देखो अगर आप देखें हमारे देश में जो शिक्षा में जो बदलाव किया गया है, अगर हम चरण की बात करें, शिक्षा से संबंधित संविधान में प्राथमिकता देने वालों की पहचान करें जैसा कि भाग में बताया गया है, जिसे देश में जनसंख्या पर लागू करने की आवश्यकता है। देखो हमारे देश में शिक्षा को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं उनको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान में उल्लेखित मुद्दों के महत्व पर चर्चा शिक्षा आयोगों समितियों को करना बड़ा जरूरी है। देखो हमारे देश में अगर बात करूं शिक्षा को लेकर के भारतीय संविधान में जो जो चीजें कही गई हैं उसे लागू करना चाहिए, उनके लिए नीतियां बनानी चाहिए। भारत के संविधान में निकाले गए शैक्षिक आयोगों समितियों की जो सिफारिशें हैं उनकी परियोजना विकसित। देखो अगर देखोगे तो हमारे देश में शिक्षा को लेकर के कई सारी योजनाएं बनी हैं, कई सारी समितियां बनी हैं। उन समितियों ने जो जो चीजें, जैसे अगर आप देखो हमारे देश में शिक्षा में जैसे क्या होता है, देखा होगा ना भाई मिड डे मील खाना मिलता है ना, देखा होगा ना मिड डे मील मिलता है, दोपहर में भोजन मिलता है, तो सरकार की योजना है ये होता है। ये कई सारी सिफारिशें की गई है, भाई आपको मध्यांतर भोजन देना, देखा होगा ना सरकारी स्कूल में दोपहर में खाना मिल रहा है, ठीक है। शैक्षिक जो शिक्षा में भी होता है, जो मेधावी छात्र होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, उनको क्या दी जाती, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देना है, देखा होगा ना, ये सिफारिश की गई शिक्षा में। अरे अचानक से नहीं, ये धीरे धीरे आया है, पहले मिड डे मील थोड़ी मिलता था, बाद में मिलने लगा, ठीक है। पहले भाई सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देना है, महिला विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देनी है, इसको भी। और जो कमजोर वर्ग से जो बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, इनकी सरकार आर्थिक सहायता करेगी। ये सारी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में कई सारे शिक्षा को लेकर के आयोग बने हैं, ठीक है। शिक्षा में बदलाव किया जाए, चेंज किया जाए, इसलिए बच्चों को भाई मिड डे मील भोजन मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको किताबें मिल रही हैं, दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने में तेज है,
सरकार यानी अच्छे हैं, सरकार उनको छात्रवृत्ति देगी यानी स्कॉलरशिप देगी, पैसा देगी। जो महिला विद्यार्थी हैं सरकार उनकी भी क्या करेगी, मदद करेगी। और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग का मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST समाज के लोग हैं, सरकार जो अल्पसंख्यक है सरकार इनको भी आर्थिक मदद करेगी ताकि ये भी लोग पढ़ सकें और ताकि इन लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। समझ रहे हो? दोपहर में भोजन दे रहे, स्कॉलरशिप दे रहे, ये सारी चीजें हमारे देश में मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? ताकि सभी लोग पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये भारतीय संविधान में इन सभी चीजों का क्या है, प्रावधान किया गया। हमारे देश में अलग अलग शिक्षा आयोग बने हैं, उन सभी शिक्षा आयोगों ने कहा गया कि भाई आपको मिड डे मील भोजन देना है, आपको स्कॉलरशिप देना है, लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं करनी, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए देखा कई सारी राज्य सरकारें अगर आप देखोगे तो आपको बच्चियों को पैसा भी दे रही, माँ बाप को यानी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती हैं ताकि वो लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के हाँ देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, शैक्षिक नवाचार का प्रयोग और भारतीय अभ्यास, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होता है, सामान्य विद्यालय प्रणाली क्या है, नवोदय विद्यालय क्या होता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या होता है। इन सारी चीजों को देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या इसके आने के चांसेस क्या हैं सबसे ज्यादा। बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होते हैं? देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देखो भाई मेरे, जब भारत आजाद हुआ तो उसके लिए शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 1951 में, भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास को लेकर के यहाँ पर काम किया गया है और माध्यमिक शिक्षा में एक मॉडल की संस्तुति की गई यानी 8+3। आप समझ रहे, यानी 8+3 को क्या बताया गया, यानी क्लास 11 तक बताया गया था। देखो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने बोला था कि 11वीं क्लास तक आपको स्कूल रखना है और 12वीं के बाद आपको कॉलेज स्टार्ट कर देना। इसको किसने बताया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया था। यानी 12वीं जो क्लास है स्कूल में नहीं रहेगी बल्कि उसको आपको कॉलेज में कर देना, इस चीज को बताया गया था। प्राथमिक शिक्षा के साथ 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा को भी इन्होंने सम्मिलित किया था। एक बहुउद्देशीय विद्यालय, देखो बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होता है? बहुउद्देशीय विद्यालय का मतलब होता है जिसमें विविध लक्षण हो, विविध रुचियां हो, क्षमता वाले विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रयास करना। यानी जहां पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जहां पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसे हम बहुउद्देशीय विद्यालय कहते हैं। यह स्पष्ट है कि बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार व्यापक है। इनमें इसने विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं और अभिरुचियों को स्वीकार किया है और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ एकीकृत शिक्षा बहुउद्देशीय विद्यालय के कुछ लाभ भी हैं। देखो बहुउद्देशीय विद्यालय हम उनको बोलते हैं जहां पर नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक एजुकेशन भी दी जा रही है। बहुउद्देशीय विद्यालय का मतलब भाई जहां पर आप जैसे आजकल ITI होता है, पॉलिटेक्निक होता है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, या माली रोजगार, या आपको इलेक्ट्रिकल की शिक्षा दी जा रही है, आपको मैकेनिकल की शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उसे हम कह रहे हैं बहुउद्देशीय विद्यालय। यानी आपको नॉर्मल यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जा रहा है और आपको इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जा रही है। इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय विद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालय क्या है? ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़ी हीनता की भावना को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। यानी व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उनको भी शामिल करता है। बहुउद्देशीय विद्यालय जो है वो पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और विद्यार्थियों की वरीयता को व्यापक अवसर देते हैं। एक मध्यम वर्गीय शिक्षा प्रणाली की सीमाओं को दूर करने का प्रयास करें। यानी बहुउद्देशीय विद्यालय जो वहां पर विज्ञान और मानविकी, यानी कहने का मतलब साइंस और जो जिसको हम बोलते हैं आर्ट, इन सभी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। साथ में वहां पर शिल्प यानी कला को भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सभी प्रकार की जो शिक्षा है, सभी प्रकार की शिक्षा जिस इस विद्यालय में दी जा रही है उसे भाई मेरे हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय विद्यालय। ठीक है, यानी वो एक प्रकार से इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा है, ठीक है, LLB भी पढ़ा रहा है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र भी पढ़ा रहा है, आपको साइंस भी पढ़ा रहा है, आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। जिस विद्यालय में कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसे हम लोग कहते हैं भाई मेरे बहुउद्देशीय विद्यालय।
ठीक है। जिस विद्यालय का कई सारा, और सामान्य विद्यालय प्रणाली क्या है? सामान्य विद्यालय प्रणाली का सिंपल सा सिस्टम होता है कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम को जिसमें हम बोलते हैं जहां पर सभी बच्चों को जाति, प्रजाति, समुदाय, भाषा, लिंग और सामाजिक क्षमता समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। जिस विद्यालय में सभी जाति के, प्रजाति के, समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है उसे हम लोग कहेंगे वो एक प्रकार सामान्य विद्यालय प्रणाली है। सामान्य विद्यालय जैसे अगर आप लोग सामान्य विद्यालय का मतलब ये होता है जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के साथ भैया भेदभाव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य विद्यालय। सामान्य विद्यालय का मतलब होता है जहाँ पर विकलांग बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारे विद्यालय भाई सामान्य विद्यालय हैं। सामान्य विद्यालय में क्या होता है, आपको जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सभी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और सबको समान शिक्षा दी जाती है, उसी को हम सामान्य विद्यालय कहते हैं। सामान्य विद्यालय का मतलब होता है कि भाई किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सबको समान शिक्षा दी जाती, सभी को बराबर माना जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य विद्यालय। ठीक है। ये सामान्य विद्यालय हम इसको कहते हैं। ठीक है। और देखा होगा ना, हमारे देश में 1968 में, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो सामान्य विद्यालय की बात करती है। ठीक है। कहीं कहीं बात की गई कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, इनको आपको एक साथ पढ़ाना चाहिए। उस प्रकार से भी अगर हम लोग सामान्य यानी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, इसकी बात करता है। जहां पर सामान्य विद्यालय में इसकी भी काफी बात, सामान्य विद्यालय जहां पर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी को बराबर माना जाता है और किसी बिना भेदभाव की शिक्षा दी जा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य विद्यालय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नवोदय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विद्यालय यानी नवोदय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालय। देखो, नवोदय विद्यालय का मतलब होता है गांव में जो टैलेंटेड बच्चे थे। याद रखना, मैं बता नॉर्मल। देखो 1986 में जब भारत में शिक्षा नीति आई तो उसने कहा भाई गांव में जो प्रतिभाशाली बच्चे, जो पढ़ने में बहुत तेज बच्चे हैं, सरकार उनके लिए कोई स्कूल खोलेगी और विद्यार्थी वहीं रहे। नवोदय विद्यालय में क्या होता कि जैसे मान लो कि आपका बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम करवाया जाता है, शायद 5th क्लास में और 8th क्लास में नवोदय विद्यालय में आप जाकर के प्रवेश ले सकते हैं। इस प्रकार से होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली यानी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेधावी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं, उनका एडमिशन होता है, एक एग्जाम होता है, उसके बाद उसमें करवा दिया जाता है। और नवोदय विद्यालय में एक प्रकार से क्या होता है कि आपको विद्यालय में ही आपको यानी वहीं रहना पड़ेगा, यानी हॉस्टल सुविधा देगी सरकार। सरकार हर प्रकार का आपका खर्चा उठाती है, उसी को हम लोग कह रहे हैं नवोदय विद्यालय। और एक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को सरकार खुद से पैसा देकर के जब पढ़ा रही है, उसको हम कह रहे हैं भाई नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में जो सारा खर्चा होगा कौन करेगी, सरकार उसका उठाती है। ठीक है। और इसका 5वीं क्लास होती है और शायद 8वीं क्लास होती है, जहां पर आप एग्जाम होता है और उसके बाद आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन का उसका एक एग्जाम करवाया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खास तौर से नवोदय विद्यालय को हमारे देश में बनाया गया है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। और खास तौर से ग्राम जो हमारे गांव के इलाके नहीं, वहां पर जो पढ़ने में जो होशियार बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रकार से किया गया नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में सुविधा क्या मिलती है, नवोदय विद्यालय के माध्यमिक शिक्षा का माध्यम 8वीं तक मातृभाषा, द्वितीय भाषा, उसके बाद गणित और विज्ञान, ये सब सारी चीजें नवोदय विद्यालय में पढ़ाई जाती है। नवोदय विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हॉस्टल भी मिलता है, आवासीय योजना यानी आपको यहाँ पर रहना भी पड़ेगा, आपका खाना, पढ़ाई, खर्चा वर्चा सब सरकार उठाती है। बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बच्चों को छात्रावास मिलता है, वहीं पर बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं और पूरा उनका देखभाल सरकार करती है, सरकार पैसे भी देती है सारे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में वंचित समुदाय की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो वंचित समुदाय यानी जो गरीब लोग हैं उनकी लड़कियों के खासतौर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय। जैसे नवोदय विद्यालय जो अगर मैं बात करूँ ना, तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए खासतौर से इसने गांव को टारगेट किया है।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो वंचित समुदाय हैं, जो भाई पिछड़े जैसे एससी हैं, एसटी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके यहाँ पर जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अगर आप बात करेंगे तो 2004 में आई थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है ये लड़कियों को शिक्षा देने की क्या करता है, बात करता है। और ये अभी आवासीय विद्यालय, यहाँ पर हॉस्टल आपको मिलेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, जो लड़कियां होती हैं वो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। ठीक है, यानी लड़कियों के लिए खास तौर से ये चलाया गया है और लड़कियों को खास तौर से टारगेट करके विद्यालय बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय कहते हैं। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जो जनजाति, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इनके घरों की जो लड़कियां उनको यहाँ पर दिया जाता है निम्न महिला साक्षरता वाले, यानी जहां पर लड़कियां कम पढ़ाई जाती वहां की लड़कियों को भी सरकार छोटी और बिखरी हुई बस्तियों के क्षेत्र जो विद्यालय के योग्य नहीं उनमें, यानी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर ये आवासीय विद्यालय, यानी यहाँ पर लड़कियां पढ़ती भी हैं और यहीं पर रहती हैं, हॉस्टल की सुविधा भी थी, यहाँ पर भी सरकार इसका खर्चा उठाने का प्रयास करती है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का मेन काम यही, मोटो यही है कि खास तौर से लड़कियों की शिक्षा पर बल देता, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देता है, ताकि लड़कियों को भी पढ़ाया जा सके और लड़कियां भी आगे वो बढ़ सकें। इसको लेकर के ये बात, बुनियादी शिक्षा की बात भाई महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि कम से कम सबको एक कुछ क्लास ऐसी होनी कि हर व्यक्ति को उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है भाई मेरी बेसिक शिक्षा। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर आप लोग देखोगे तो हमारी सरकार यानी 8वीं क्लास तक की शिक्षा को बुनियादी शिक्षा मानती है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है कि उतना हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ठीक है, वो अपना हिसाब कर ले, जोड़ घटा कर ले, प्लस माइनस कर ले, ताकि वो उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो सके। उतना तो सबको पढ़ना जरूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुनियादी शिक्षा, यानी इतनी शिक्षा तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये विचार महात्मा गांधी का था कि समाज में चाहे आपकी जाति अलग है, चाहे आपका धर्म अलग है, चाहे वो आप कुछ, यानी हर व्यक्ति को उतना तो पढ़ना ही चाहिए, ये सरकार है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के हाथ, मस्तिष्क और हृदय को एकीकृत करना है, यानी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना दे, इतना तो एजुकेशन मिल जाए, इसी बुनियादी शिक्षा। यानी आप इतना तो कम से कम पढ़ लें कि आप कोई रोजगार पालें, आप कोई नौकरी पालें, आप कोई अपना काम कर लें, इसी को हम लोग कहते हैं भाई मेरी बुनियादी शिक्षा। और एक किसका विचार था, महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, ये कम से कम कुछ तो पढ़ाया जाए इतना, ताकि बच्चे जाकर के अपने रोजगार और अपना चरित्र निर्माण कर सके, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आश्रम विद्यालय क्या होता है? आश्रम विद्यालय का मतलब होता है कि एक प्रकार से आश्रम होगा। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के माध्यम से सहयोग, मातृत्व और सार्वभौमिक की भावना की बात करते थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे आश्रम विद्यालय होना चाहिए, यानी वहीं पर जाकर के बच्चे रहें, पढ़ें और वहीं सारा काम करें। ये नहीं कि बच्चे जैसे आज घर चले जाते हैं, नहीं, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, यानी पाठ भवन, यानी वहीं पर बच्चा रहेगा, उसको बोलते हैं आश्रम विद्यालय। ये आपको हॉस्टल मिलेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा और वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार की विचारधारा किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की थी, कि ये बच्चा वहीं घर ना लौटे। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसकी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगर आप देखेंगे तो इतना जितना मैंने बताया ना, इतना तो आपको पढ़ करके ही जाना, क्योंकि इसमें आश्रम विद्यालय है, जो ये सब आपसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जोडो ज्ञान क्या है? जोडो ज्ञान दिल्ली का एक संगठन है जो पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम और खिलौने तैयार करता है। जोडो ज्ञान का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्रकार से खिलौने तैयार करता, उनको पढ़ाने की बात करता है। जोडो ज्ञान क्या, एक प्रकार का संगठन है। ठीक है, इन सामग्रियों को व्यापक रूप से गणित और खिलौने की तैयार करता है। इन सामग्रियों का व्यापक रूप से गणित और विज्ञान में पढ़ने का उपयोग किया जाता है। ये संसाधन लागत, यानी जोडो ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चों को गणित और विज्ञान को पढ़ाने के लिए खिलौने जो होते हैं उनके जरिए, जब बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए हम खिलौने के जरिए बच्चों को पढ़ाए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो एक संगठन है जो खिलौने तैयार करके गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई जोडो ज्ञान। ठीक है, इसमें रंगीन कलर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो ना, जो प्ले स्कूल हो, देखा होगा ना, जो प्ले स्कूल होता है वहां पर बच्चों के लिए कैसे कैसे प्लस माइनस जो होता है,
गिनती जो होती, क ख ग घ जो होता है, खिलौने की तरह जो आते हैं, वो सब जोड़ो अभियान के तहत चलता है। छोटे बच्चों को कह सकते हो खिलौने के जरिए गणित और मैथ को पढ़ाना जो है वो जोड़ो ज्ञान में आता है। और जोड़ो ज्ञान एक प्रकार का संगठन है जो खिलौने के जरिए गणित और विज्ञान पढ़ाने की क्या करता है, बात करता है। तो ये सारे जितने मैं 5वें चैप्टर बता रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और इतना आपको करके भी जाना। जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसमें से आपके लिए कई सारी चीजें पेपर में आ सकती हैं और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इतना जरूर करके जाइएगा। ओके।